वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसा कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी कवर करते हैं वर्ड बाय वर्ड। सो इसमें आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक्स की, क्लास 12th की। तो उसमें हमारा पहला यूनिट है डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 90। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारी पॉलिसीज़ का डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, और उन पॉलिसीज़ से हमने मतलब क्या क्या हमने पॉलिसीज़ डेवलप करी और कैसे कैसे करी, और हमने उनका क्या क्या, हमें उनसे क्या एक्सपीरियंस मिलता है 1947 से लेके 1990 तक। जो भी पॉलिसीज़ हमने डेवलप करी उसका इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें हमारा चैप्टर है जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसे कैसे वर्क कर रही थी, क्या क्या उसमें चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर the learner will become familiar with the stance of the Indian economy in 1947, the year of Indians independence. So इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें पूरा पता चल जाएगा जो हमारी उस टाइम पे 1947 से पहले और उस टाइम पे हमारी कैसी जो स्टेट थी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, वो कैसी थी, और अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट लेड टू द अनडेवलपमेंट एंड स्टेगनेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा स्टेगनेशन हो गया था हमारी इंडियन इकोनॉमी का, मतलब स्टेगनेशन का मतलब होता है कि स्थिर हो जाना एक टाइप से। तो वो जो हो गया था वो कैसे हुआ था, और कौन कौन से फैक्टर्स ने उसको हमारा लेड किया था, और कैसे हमारी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी वो, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लाइन टू लाइन मैं कवर करती हूँ, पहले मैं पढ़ती हूँ उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं वो लाइन तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि उस लाइन में क्या लिखा हुआ है। जब मैं पढ़ूंगी तभी आपको उस लाइन का पूरा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, और कभी कभी आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद आपको वो लाइन में डिस्कस करती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। India is a part of our empire. If the empire loses any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the sun of our empire will have set. So इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो अगर कोई एम्पायर है, अगर वो किसी भी पार्ट को अपना लूज कर देता है, और लूज करने के बाद में, जैसे कोई भी एक एम्पायर है, पूरा एक किंगडम मान लो, अगर कोई है, अगर उसने थोड़ा सा अपना एक पार्ट को लूज कर दिया, थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी वो विलेज या फिर वो सिटी एक टाइप से चली गई, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा पूरा जो वो पूरा एम्पायर है वो पूरा एम्पायर ही खत्म हो जाएगा। तब भी हमारा एम्पायर जो है वो सर्वाइव करता रहेगा। बट अगर हमने अपना वी लॉस इंडिया, मतलब अगर हमने पूरा अपना इंडिया ही खो दिया, अपना पूरा एम्पायर ही खो दिया, तो जो उस हमारी जो एम्पायर का जो सन है वो सेट हो जाएगा, मतलब उसका सन जो है वो ढल जाएगा। सो ये हमारा ये वाइसरॉय थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1894 जिन्होंने ये कहा था। सो अब इंट्रोडक्शन क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन economic development is to familiar you with the basic features of Indian economy and its development as it is today in the aftermath of independence। So हमारी जो इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम, उसका प्राइमरी एम ये है कि हम जो है हमारे जो इंडियन इकोनॉमी के जो बेसिक फीचर्स हैं उनसे हम फैमिलियर हो जाएं, और हमारा डेवलपमेंट है जो आज के टाइम पर और जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी डेवलपमेंट हुआ उन सब चीज़ों से हम फैमिलियर हो जाएं। हाउएवर इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्री इकोनॉमिक पास्ट इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सो किसी भी कंट्री के पास्ट के बारे में
जानना उतना ही ज़रूरी है जितना हम उसके प्रेजेंट स्टेट के बारे में जाने और हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जाने, उससे उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास्ट के बारे में जानना भी है। सो लेट अस फर्स्ट look at the state of Indian economy prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India post independence developed strategy. So सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो स्टेट था हमारी इंडियन इकोनॉमी का इंडिपेंडेंस के टाइम पे, प्रायर हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उस टाइम पे हमारी कैसे हम उसके बाद हमने कैसे अपनी आइडियाज़ को शेप किया और कैसे हमने अपने इंडिया को पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलप किया, अपनी क्या क्या स्ट्रेटजी वगैरह बनाई. सो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ present day economy is not just of current making. It has its root steeped in history, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence in 15 August 1947. So अभी जो हम अपना स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी का, जैसे हमारी इकोनॉमी वर्क कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे बनाया हुआ चीज़ नहीं है, कि ये नहीं है कि हमने करेंटली अभी अभी बनाया, अभी अभी हमने सारी पॉलिसीज मतलब सारा सब कुछ अभी सब बिल्ड कर दिया, ऐसा नहीं है. इसके जो हमारे रूट्स हैं, इसकी जो हमारी शाखाएं हैं, वो हमारी पास्ट में जो हमारे जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे, उन्होंने हम पे हमारे ऊपर लगभग 2 सेंचुरीज तक रूल किया. ऑलमोस्ट उनका सेंचुरीज तक हमारे ऊपर रूल जो उन्होंने किया वो लास्टेड रहा. तो उससे तब तक उसकी रूट वहाँ तक फैली हुई है, मतलब वहाँ से लेकर अब जाके हमारी ऐसी ऐसी डेवलप्ड हुई हैं, ये चीज़ें हुई. ऐसा नहीं है कि करेंटली अभी हमने किया और एकदम डेवलप्ड हो गई. द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन. सो जो हमारा पहले कंट्री थी, जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर कंट्रोल था, तब हमारी जो इंडिया का क्या एक मुद्दा था, क्या काम था, सिर्फ इतना ही पर्पस था हमारी इंडिया की इकोनॉमी का, हमारे इंडिया के उसका, कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उनके जो मशीनरी वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जो ब्रिटिश में, उनके लिए हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, ये हमारा सोल पर्पस था. our rapidly expanding modern industrial basis. ठीक है, and understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7.5 decades. So ये सारा चीज़ें उन्होंने हमें कैसे एक्सप्लॉइट किया, सिर्फ हमें रॉ मटेरियल लेने के लिए यूज़ करते थे, हमारे यहाँ इंडिया को एज अ मार्केट यूज़ करते थे, जो इंडस्ट्रीज थी ब्रिटिशर्स की ब्रिटेन में, उन सब चीज़ों के लिए. तो कैसे उन्होंने हमको ये एक्सप्लॉइट किया, कैसे सब किया, वो सब आज की इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए वो सब का रिलेशनशिप जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो उससे हम जान पाएंगे कि हमारी जो इंडिया की जो अराउंड लास्ट 7.5 डिकेड से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे अभी तक अटेन कर रही है, कैसे हम डेवलप करे हैं. सो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. सो कॉलोनियल रूल के अंदर हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा लो लेवल का था. सो कैसे था? इंडिया हैड अ इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. सो इंडिया में ब्रिटिश रूल के आने से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो किसी पर डिपेंड नहीं थी. थॉट एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, येट द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज बाई वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. सो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो हमारा उस टाइम पर, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, हमारी किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी इकोनॉमी. और हमारा सोल जो मेन सोर्स था हमारी इकोनॉमी का, हमारे पीपल्स के लाइवलीहुड का, वो ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर था. बट हमारी जो इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी वो भी हो रही थी. India was particularly well known for its handicraft industry in the field of cotton and silk textile, metal and precious stone works, etc. So हमारी जो इंडिया थी वो बहुत ही ज़्यादा
कहते थे ना हम सोने की चिड़िया थी हमारी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मतलब जानी जाती थी हमारी इंडिया, जो हैंडमेड हमारे हैंडक्राफ्ट्स बनते हैं उसकी इंडस्ट्रीज़ थी हमारे यहाँ, जो कि हमारे जैसे कॉटन का इंडस्ट्रीज़ थी बहुत अच्छी अच्छी, सिल्क टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, मेटल की थी, प्रीशियस स्टोन थे का वर्क होता था हमारे यहाँ पे, बहुत कुछ होता था। इन सारी चीज़ों के लिए हमारी इंडिया जो है वो जानी जाती थी। These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used in the high standard of craftsmanship in ऑल इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। सो हमारे जो ये सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मार्केट मतलब उनकी बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन थी वर्ल्ड वाइड मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में। वो इसलिए थी क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड था मटेरियल का वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, बहुत अच्छी क्वालिटी का हम मटेरियल बनाते थे और हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते थे हम ये सारी चीज़ें। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बंगाल में, मुस्लिन इज़ अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल पर्टिकुलरली प्लेस इन एंड अराउंड ढाका। सो एक मुस्लिन एक टेक्सटाइल होता है, कॉटन टेक्सटाइल का एक टाइप होता है मुस्लिन, जो कि जिसका ओरिजिन सिर्फ और ज़्यादातर कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में होता है, जो कि हमारा एक ढाका जगह है बंगाल में। स्पेलिंग ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड डक्का, और जो कि हमारा ये ढाका पहले प्री इंडिपेंडेंस में ऐसे बोलते थे बट अब डक्का बोलते हैं। हाउ द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, Decca muslin had gained worldwide fame as an executive type of cotton textile. So यहाँ पर हमने हमारे जो ये जो डेक्कन मुस्लिम था, सॉरी ढाका मुस्लिम था, जो भी था आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये जो मुस्लिम था वो बहुत ज़्यादा उसने वर्ल्ड वाइड फेम जो था हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब फेम पा लिया था हमारे इस चीज़ में। मुस्लिम वॉज कॉल्ड मलमल, जो मुस्लिम है उसको हम मलमल भी कहते हैं। सम टाइम फॉरेन ट्रेवलर्स ऑल्सो यूज टू रिफर्स टू इट मलमल शॉल एंड मलमल खास इम्प्लाइज दैट इट वॉज वर्ड वाई और फिट फॉर द रॉयल्टी। सो कभी कभी हमारे जो मलमल है उसको मतलब मुस्लिम है उसको हमारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो हमारे मलमल शाही भी बोलते थे और मलमल खास भी बोलते थे, जो ये इम्प्लाइज करता है कि एक हमारा ये फिट होता था हमारे रॉयल्टी में। सो ऐसे हमारा बंगाल की इंडस्ट्री में ये बनता था। सो द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया were concerned more with the protection and promotion of economic interests of their home country than with the development of Indian economy. So जो हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनका ज़्यादा कंसर्न जो था वो उनके यहाँ के जो इंटरेस्ट था, उनका जो इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रमोट करने का था। जो उनके होम कंट्री में उनका जो भी काम चल रहा है उसमें जो उनका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, ये उनका मेन मुद्दा था, मेन परस्यू करने का था। तो उसमें उन्होंने हमारी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको डेवलप करने का उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। बस उनको हमारे ऊपर जो भी करना था एक्सप्लॉइट करें, कुछ भी करें, बट उनका जो इंटरेस्ट है वो पूरा होना चाहिए, ये उनका मेन मुद्दा था। सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो उनका ये सारा मुद्दा था। तो ये सारे मुद्दे की वजह से जो उन्होंने पॉलिसीज़ लाई उससे हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। सो हमारी जो कंट्री एक टाइम पर एक्सपोर्ट करती थी, अब हमारी जो इंडिया है वो हमारी एक सप्लायर बन गई है सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स का, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गई है और कंज्यूम करने लगी है। जो ब्रिटिश में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडस्ट्रीज से फिनिश्ड प्रोडक्ट, उनको कंज्यूम करने लगी है। पहले हम खुद बनाते थे और फिर हम वर्ल्ड वाइड में उसको इंपोर्ट करते थे, बट अब हम ब्रिटिशर्स से लेकर मतलब ब्रिटेन से लेकर हम वो फिनिश्ड जो गुड्स वगैरह थे, मटेरियल था उसका
यहाँ पे हम कंज्यूम करने लगे थे कॉलोनियल ईरा के टाइम पर। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to establish India's national and per capita income. So हमारी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर कोई ऐसा मतलब इंडिया के में कैसा ऐसा कोई अटेम्प्ट सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया जिसमें वो हमारी इंडिया को नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम जो है वो estimate कर पाएँ. Some individual attempts which were made to measure some incomes yielding conflicting and consistent result among the notable estimate दादाभाई नौरोजी विलियम. कुछ उन्होंने थोड़े बहुत इंडिविजुअल अटेम्प्ट करे बट वो सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए जो हमारे ये सारी चीज़ें हमारी इन लोगों ने नोटिस करी, जैसे कि हमारे दादाभाई नौरोजी, विलियम दिग्बे एंड R.C. देसाई. सो इन सारे लोगों ने हमारी जो इट वॉज राव whose estimate during the colonial period was considered very significant. So इन सब लोगों ने एक estimate बनाया कि ऐसे ऐसे ये हो रहा है हमारे साथ. तो जो राव थे उनका estimate बहुत ही ज़्यादा significant था हमारे लिए इस बारे में. However, most study did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% coupled with the major % ग्रोथ इन पर कैपिटा आउट. सो हमारा जो ये एस्टिमेट था कि जो हमारी कंट्रीज़ की ग्रोथ है वो हमारी फर्स्ट हाफ में 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में लेस देन 2% कपल्ड है, और जो कि हमारा 0.5% है ग्रोथ वो हमारी पर कैपिटा आउटपुट में है. सो ये था उस टाइम का एस्टिमेट. ठीक है. अब एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडियाज़ इकनॉमी जो हमारी थी ब्रिटिश ईरा के टाइम पे, तब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे वर्क करता था. सो इंडियाज़ इकनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटल एग्रेरियन. अबाउट जो हमारा फंडामेंटली एग्रेरियन ही रहा था. हमारा जो 85% है कंट्री की पॉपुलेशन वो हमारी विलेजेस में रहती थी. 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड ड्राइव लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर. और जो हमारी ये जो पॉपुलेशन थी वो डायरेक्टली अपना जो लाइवलीहुड है, अपना जो खाने पीने का सारा सामान है वो डायरेक्टली हमारे और इनडायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर से लेती थी. हाउएवर, डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ such a large population, the agriculture sector continue to experience stagnation and not infrequently unusable deterioration. So मतलब इतने सारे लोग 85% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थी. उसके बाद भी जो हमारा जो उसका एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो हमारा स्टेगनेंट था, मतलब स्थिर था. आगे उसमें कोई भी इनफ्रिक्वेंटली अनयूजेबल था, मतलब बस स्टेगनेंट था, रुका हुआ था उसी जगह पे, जैसे हो रहा था वैसे वर्क कर जा रहा था. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी became low thought in absolute term. The sector experienced some growth due to expansion of aggregate area under cultivation. हमारा जो इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत ही कम हो गई थी, और हमारा जो सेक्टर था वो हमारी कुछ ग्रोथ जो है वो कर रहा था ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन. वो इसलिए क्योंकि हमारा जो कल्टीवेशन का जो एरिया था वो बढ़ता जा रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रही थी. दिस स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट. और ये जो स्टैग्नेशन था, हमारा जो एग्रीकल्चर जो था वो स्थिर था, मतलब रुका था, मतलब ग्रो नहीं हो रहा था, अच्छे से नहीं ग्रो हो रहा था. उसमें बहुत ज़्यादा रीजंस थे. वो रीजंस ये थे, जो भी हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, जो उनकी पॉलिसीज़ थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड, वो सारी इसमें उनका बहुत ही ज़्यादा यूजेस था, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्टर था वो स्टेगनेंट था, रुका हुआ था. पर्टिकुलरली अंडर द जैसे कि हमारा जमींदारी सिस्टम था विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन दैन बंगाल. जो कि हमारा जमींदारी सिस्टम था वो उस टाइम पे बंगाल में हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था. प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट. द प्रॉफिट अक्यूरिंग out of agriculture sector went to जमींदार instead of the cultivator. So जो अभी इस टाइम पे हमारा
हमारा जो पार्ट है प्रेजेंट टाइम पे ईस्ट स्टेट जो है वो हमारा बंगाल था उस टाइम पे। सो जो उस टाइम पे जब जमींदारी सिस्टम वहाँ पे हो रहा था, सेटलमेंट वहाँ पे लग रहा था, तब क्या हो रहा था कि जो भी हमारा प्रॉफिट वगैरह मिल रहा था वो हमारा जमींदार्स को पहुँच जा रहा था, बल्कि वो जाना चाहिए कल्टिवेटर्स को, बट उस सिस्टम के अंदर वो जो था वो डायरेक्टली हमारा जमींदार्स के अंदर चला जा रहा था। हाउएवर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार्स एंड not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture। और यहाँ तक कि जो जमींदार थे और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी वो हमारी अच्छी हो सकती। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स। जो हमारा जमींदार थे उनका मेन एम जो था कि वो अपना रेंट जो है और उनका जो इंटरेस्ट है था वो ये था कि जो उनका रेंट है वो अपना बस लेते रहे, कलेक्ट करते रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उन्हें कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उन्हें बस ये चाहिए कि आप अपना रेंट जो है उनको टाइम टाइम पर मिलता रहे। दिस कॉज इमेंस मिस्ट्री एंड सोशल टेंशन अमोंग द लेटर। सो इस वजह से हमारा बहुत ही ज़्यादा टेंशन, सोशल टेंशन और मिजरी बहुत ज़्यादा हो गई थी इन सब चीज़ों की वजह से। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंड द टर्म ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट वर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार अडोप्टेड सच एन एटीट्यूड। सो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो भी कहीं कहीं पे हमारा रेस्पॉन्सिबल था, जो जमींदार ने ये जो एटीट्यूड अडॉप्ट कर रखा था उसके रिगार्डिंग। डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिल्ड फॉलोइंग विच द जमींदार वर टू लॉस देयर राइट। सो ऐसा था, उसमें क्या होता था रेवेन्यू सेटलमेंट में कि जो डेट दे दी गई है उस टाइम पे हमारे जो जमींदार हैं उनको, देखो ऐसा होता था कल्टीवेटर्स हैं वो अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उनको वो जाके ज़मींदार को देना है, ठीक है, और फिर ज़मींदार जो भी डेट फिक्स करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो हमारी डेट फिक्स करी गई है उस टाइम पे ये ज़मींदार को वो उतना, जितना भी उनने चाहे कितने का भी कल्टीवेशन हुआ कुछ भी हुआ, बट जितना उन्होंने डिसाइड किया है उतना जाके उनको रेवेन्यू देना है कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता था जमींदार जो है वो जब उनके ऊपर भी ये फोर्स होता था कि अगर आपने ये नहीं प्रोवाइड करी तो आपकी ज़मींदारी जो है वो भी छिन जाएगी, तो इसलिए ज़मींदार ज़्यादा फोर्स करते थे हमारे जो कल्टीवेटर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके ऊपर कि आपको देना है चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए ये सारे कॉजेस थे जो रेस्पॉन्सिबल थे हमारे स्टेगनेशन का, जो भी एग्रीकल्चर का था। वर Beside this, low level of technology, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizer all added up the aggravate to the plague of the farmers and contribute to the dismal level of agriculture productivity। So इन सब चीज़ों के बाद में हमारे जो कोई भी टेक्निक नहीं थी, लो लेवल ऑफ टेक्निक थी, हमारा कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा लैक था, हमारे फर्टिलाइज़र का बहुत ही कम बिल्कुल यूज़ हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो थी इन्होंने हमारे कंट्रीब्यूट करा हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को स्टेगनेंट करने में। देयर वॉज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप इन सर्टेन एरिया ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ कुछ जगह पे हमारे जो कैश क्रॉप्स थी उनकी बहुत ज़्यादा यील्ड हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी कैश क्रॉप्स की क्योंकि उनको कॉमर्शियल पर्पस के लिए एग्रीकल्चर के बहुत ही ज़्यादा कमर्शियलाइज किया जा रहा था, इसलिए कहीं कहीं पे हमारे बहुत ज़्यादा कैश क्रॉप भी उगाई जा रही थी। तो ये कुछ नहीं है, ये बस मैप है, ये मैप है। और ये जो था, एक सेकेंड, ये हमारा एग्रीकल्चर वाला, ये अभी मैं देख लूँगी, अगर कुछ होगा इम्पोर्टेंट तो उसमें आपको बता दूँगी। ऐसा था हमारा, but this could hardly help farmers in providing their economic condition, as instead of producing food crops now they were producing cash crop which were
टू अल्टीमेटली यूज टू ब्रिटिश इंडस्ट्री बैक होम। सो जो कैश क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो रही थी कहीं कहीं पे, मतलब बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो रहा था उनका, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही थी कैश क्रॉप्स की वजह से। तो वो हमारे जो फार्मर्स थे उनको मतलब इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसमें नहीं आया उनकी वजह से भी, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी फूड क्रॉप थी उसकी जगह पर हम अब कैश क्रॉप का यूज़ करने लगे थे। तो क्या होता था पहले, जब अगर उनके पास खाना वगैरह नहीं भी होता था, मतलब पैसा नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, जब फूड क्रॉप उगाते थे तो वही खा लेते। अब जब कैश क्रॉप उगा रहे हैं तो वो कैसे ही खाएंगे, तो ये उनको प्रॉब्लम हो जाती थी। और जो कैश क्रॉप थी उनका जो भी उनको जो भी कुछ भी मिलता था वो वापस में कहाँ जाता था, वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए चला जाता था, उनके होम में बैक होम चला जाता, मतलब ब्रिटेन में चला जाता था। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन एजुकेशन, इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज स्टर्व्ड ऑफ इन द इन्वेस्टमेंट इन ट्रेसिंग, flood control, drain, and desalination of soil, while a small sector of farmers changed their cropping pattern from food crop to commercial crop. A large sector of small tenants, and sharecroppers neither had resource and technology nor had incentives to invest in agriculture. So क्या था, मतलब ये सब होने के बाद में वो फूड क्रॉप से हमारे कैश क्रॉप में शिफ्ट कर गए, जिससे कि अब उनके पास खाने के लिए भी नहीं हो पाता था। और जब कभी बाढ़ भी आ जाती थी तो भी उनको कोई मतलब ऐसा नहीं होता था कि उनको कुछ ऐसा हो जाए कि ठीक है अगर नहीं हो पा रहा है तो मत करिए, उनको वो चीज़ देनी होती थी तो देनी होती थी, उतना प्रॉफिट या फिर उतना रेवेन्यू उनको प्रोवाइड करना होता था। ये सारी चीज़ें थी, उनके पास कोई अच्छी टेक्निक्स नहीं थी। जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास भी लार्ज सेक्टर ऑफ टेनेंट्स थे, बहुत ज़्यादा टेनेंट्स थे उस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे करके एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था एग्रीकल्चर का। इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, जिसमें 85% ऑफ पॉपुलेशन थी इंडिया की जो विलेजेस में रहती थी और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, वो भी हमारी स्टेगनेंट सेक्टर ही रह रहा था इन सारे रीजन्स की वजह से। ओके, अब हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उस टाइम पे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसे चल रहा था, उसका कैसे उसका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा था, उसका हो रहा था एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर। सो also in manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. Even as a country's world famous handicraft industry declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the farmers. So क्या होता था, एक टाइम पे हमने बताया कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा हमारी वर्ल्ड वाइड एकदम फेमस थी। बट जो जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा केस था, वैसे ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का केस था। और जो हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी जो इंडस्ट्री थी उसका भी डिक्लाइन होने लगा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। और जो हमारी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे हमारी कोई भी इंडस्ट्री थी वो अच्छे से नहीं डेवलप्ड हुई थी। The primary motive of the colonial government behind the policy of systematically deindustrializing India was twofold. The intention was first to reduce India to the status of a mere exporter of import raw material for the upcoming modern industries in Britain, and second to turn India into a spurring market for the finished product of those industries so that their continued expansions could be ensured through the maximum advantage of their home country, that is Britain. उनका पहला मोटिव ये था कि जो हमारा इंडिया है वो एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह वर्क करे, और दूसरा उनका पर्पज़ ये था कि जो हमारा इंडिया है वो हमारा एज अ मार्केट, हमारी जो भी फिनिश्ड गुड्स जो हमारी बन रही है ब्रिटेन में उनके होम में इंडस्ट्रीज़ में, वो सब आके हमारी इंडिया में बिके। तो हमारी इंडिया में जब कुछ रहेगा ही नहीं तो हम भाई जब बाहर से वो लाएंगे बेचेंगे तो हमारी इंडिया एज अ मार्केट वर्क करेगी उनके लिए। तो इस तरह से वो अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं और हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उनका मेन मोटिव ये था।
in the unfolding economic scenario, the decline of indigenous handicraft industry created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of local made goods. This demand was profitably met by the increased import of cheaper manufacturing goods from Britain. So क्या होता था, इन सब सिनारियों की वजह से जो हमारी डिक्लाइन हो गया था हमारी इंडस्ट्रीज़ का, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का, उसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था इंडिया में और लोगों के पास पैसा नहीं था। तो फिर जो भी हमारी सस्ती क्या करते थे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में अपनी बहुत ज़्यादा सस्ती दामों पर अपनी चीज़ें जो हैं, अपनी जो इंडस्ट्रीज़ की फिनिश जो गुड्स हैं वो बेचते थे आद के, जिसकी वजह से अब जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट था और हमारे पास पैसा भी नहीं था तो हमारे जो इंडियंस थे वो हमारे वो गुड्स को ख़रीद लेते थे और उन्हें लगता था कि भाई हम कम दामों पर ख़रीद रहे हैं, मतलब ये ब्रिटिशर्स कितना अच्छा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, वो बहुत गलत हमारे साथ कर रहे थे। उनकी वजह से ही हमारा अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था, ये सारी प्रॉब्लम्स थी और वो हमें एज अ मार्केट भी यूज़ कर रहे थे। सो ये सारी चीज़ें थी। और ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. Initially, this development was confined to the settlement of cotton and jute textile mill. The cotton textile mill, mainly dominated by Indians, were located in the western part of country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mill, dominated by the foreigner, were mainly concentrated इन बंगाल। सो हमारी सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो थी वो थोड़ी बहुत डेवलप्ड होने लगी थी इंडिया में, बट उनकी जो ग्रोथ थी, प्रोग्रेस थी, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी। और इनिशियली हमारी जो डेवलपमेंट थे वो हमारी ज़्यादातर कॉटन और हमारे जूट टेक्सटाइल मिल्स में हो रहे थे, जो कि हमारे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो ज़्यादातर डोमिनेट कर रहे थे हमारे वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र में, हमारे गुजरात में, और जो जूट मिल्स जो थे वो हमारे डोमिनेट कर रहे थे, और जो हमारे कॉटन वाले थे वो हमारे ज़्यादातर इंडियन लोग जो है वो हमारे डोमिनेट कर रहे थे, मतलब इंडियंस के द्वारा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करी गई थी। और जो हमारे जूट वाले थे वो हमारे फॉरेनर्स थे, उनके द्वारा हमारी जूट मिल्स जो है वो डोमिनेट करी जा रही थी, और जो हमारे हो रहे थे जूट मिल्स वो हमारे बंगाल में हो रहे थे। सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील industry began coming up in the beginning of 20th century. Tata Iron and Steel Company, TISCO, was incorporated in 1907. A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. So उसके बाद में जब हमारी फर्स्ट हाफ में हमारी 20th सेंचुरी में हमारी कुछ और इंडस्ट्रीज थी जो आने लगी, जैसे कि हमारा स्टील से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, केमिकल सीमेंट से, शुगर वगैरह, पेपर वगैरह की इंडस्ट्रीज थी जो आने लगी थी। बट जैसे हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, जो टिस्को थी हमारी, वो आने लगी थी। सो ये सारी हमारी आने लगी थी, जो कि हमारी आई थी, वो हमारी नहीं, पहले हमारी 20th सेंचुरी में आई थी, फर्स्ट हाफ में हमारी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाली, और उसके बाद और भी हमारी जो इंडस्ट्री वो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आने लगी थी। However, there was hardly any capital good industry to help promote further industrialization in India. Capital goods industry means industries which can produce machines, tools, which are in turn used for producing articles for current consumption. The estimate of the few manufacturing units here and there was no subsequent to near wholesale displacement of country traditional handicrafts industry. So हमारी जो ये जो हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ थी, ये हमारी बहुत ही कम हमारे को प्रमोट कर सकती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जो हमारी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ थी उनका मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी मशीन्स प्रोड्यूस कर सकें, हमारी टूल्स प्रोड्यूस कर सकते, इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजम्पशन, जैसे कि हमारे उसमें हम करेंट कंजप्शन के लिए आर्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। द एस्टिमेट ऑफ अ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हेयर एंड
देयर इज़ नो सब्सिक्वेंट टू द नियर होलसेल डिस्प्लेसमेंट टू द कंट्री ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जैसे हमारी प्रमोट कर रही थी वैसा ही हमारा कोई भी अभी तक इंडस्ट्री नहीं थी जो ऐसे वर्क कर रही हो। इसकी वजह से द फर्दर मोर द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड रिमेन वेरी स्मॉल। सो जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी में और जीवीए में जो भी हमारा इनका कंट्रीब्यूशन था न्यू इंडस्ट्रीज़ का वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था। एंड अदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और अदर जो उसका सेटबैक ये था वो ये था इसलिए था क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एरिया था जिसमें हमारा पब्लिक सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ऑपरेट करने का बहुत ही लिमिटेड एरिया था। द सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडर दैट। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों में ये सेक्टर जो था वो वर्क कर रहा था और बाकी चीज़ों में नहीं कर रहा था। सो वो इसलिए था क्योंकि अच्छे से डेवलप्ड वगैरह नहीं हो पा रही थी, हमें अच्छे से चीज़ें नहीं मिल पा रही थी और हमारी जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा थोड़े महंगे होते थे। हमारी जो ब्रिटेन वाली जो इंडस्ट्रीज से जो आते थे इंपोर्ट करते थे हम जो ब्रिटेन से, उनके कंपैरिजन में हमारी जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उनका बहुत ही ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट होते थे और वो बहुत चीपर होते थे। सो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते थे चीपर चीज़ को करना। जैसे अभी इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम चाइना की चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है, चीपर होती है, भले ही टिकाऊ नहीं होती है बट वो चीपर होती है। और हम इंडिया की अपनी जो इंडिया की हैंडमेड हमारी जो मेड इन इंडिया चीज़ है वो हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो थोड़ी महंगी होती है। सो ये सारे रीजन्स है बट हमें अभी अपने मेड इन इंडिया चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा अभी पॉलिसीज़ आई हैं, बहुत ज़्यादा हमारी आत्मनिर्भर भारत पर सेल्फ सस्टेन इन सब पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हम दूसरे पर नहीं डिपेंड हैं, ऐसे करके अपने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सो ऐसे ऐसे हम भी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें भी एज अ इंडियन सिटीज़न हमें भी अपना कुछ फ़र्ज़ अपने इंडिया के लिए करना होगा, वरना ऐसा ही हो सकता है आगे चल के कुछ भी हो सकता है। जब सबसे पहले क्या हुआ था, उन्होंने हमारे ट्रेड पर आके हमारे ऊपर कब्ज़ा किया था, उसके बाद में हम पर कब्ज़ा किया था, हमको पूरा अपनी एक्सप्लॉइट कर दिया बुरी तरह से। सो यही अभी धीरे धीरे चल रहा है, वही ट्रेंड हो रहा है, तो उसके लिए हमें अभी अपने आप को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एंड देन फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड कैसा था वो देखते हैं। India has been an important trading nation since ancient time, but the restrictive policies of a commodity production, trade, and tariff pursued by the colonial government adversely affect the structure, composition, and volume of India's foreign trade. So, हमारा जो इंडिया था वो हमारा एंशियंट टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेडिंग नेशन था, इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था। बट जो हमारे रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ की लगाई गई हमारे कम्युनिटीज़ के प्रोटेक्शन पर, ट्रेड पर जो टैरिफ वगैरह लगाए गए उस कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से हमारा जो कॉम्पोजिशन था, हमारा जो वॉल्यूम था इंडियन फॉरेन ट्रेड्स का वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता गया, कम होता गया और हमारा स्ट्रक्चर जो था बहुत ज़्यादा उस चीज़ से अफेक्ट हुआ। कॉन्स्टेंटली इंडिया बिकेम एन exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and an importer of finished commerce goods like cotton, silk, and woolen clothes, and capital goods like light mercury produced in the factory of Britain. For all particular practical purposes, Britain maintained a monopoly control over India's export and import. So हमारा जो पहले हम क्या करते थे, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस थे, हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत फेमस थी, हम ट्रेड बहुत अच्छा करते थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे हमारे फॉरेन ट्रेड। सो नाउ अब क्या हो गया था, अब हम ट्रेड करने के नाम पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे। जैसे कि हमारा रॉ सिल्क हो गया, हमारा कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, वूल हो गया, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे और बदले में हम ब्रिटेन में जो बनी हुई फिनिश गुड हैं उनको इंपोर्ट करते थे। सो इतना ज़्यादा ये स्ट्रक्चर वगैरह की वजह से इतना ज़्यादा चेंज आ गया था हमारा एक्सपोर्ट में। और जो हमारा
मेनली जो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो हमारा मोनोपोली था वो ज़्यादातर सब कुछ कंट्रोल, वो सब कुछ ब्रिटेन का था, सब कुछ हमारा कंट्रोल कर रहा था ब्रिटेन, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन ट्रेड था वो हमारा, as a result, more than a half of India's foreign trade was restricted by Britain, while the rest was allowed with a few other countries. So हमारा जो more than half, जो इन सब चीज़ों की वजह से more than half जो हमारा foreign trade था वो ज़्यादातर सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा, और जो बाकी का जो रह गया था वो हमारी अदर कंट्रीज थी, जैसे कि हमारा श्रीलंका हो गया, हमारा चाइना हो गया, पर्शिया, हमारा ईरान हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से इन लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाई ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सो स्विस कैनाल का ओपन होना की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो ट्रेड था और भी ज़्यादा अच्छे से चलने लगा, और इंडिया उतना ही ज़्यादा खराब होने लगा, इंडिया का फॉरेन ट्रेड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस surplus came to huge cost of the country's economy, several essential commodities. So हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो ज़्यादातर हमारा लार्ज नंबर ऑफ सरप्लस था हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए, बट ये जो सरप्लस था वो हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पे आता था कंट्रीज़ की इकोनॉमी पर। जैसे कि हमारा इसेंशियल कमोडिटी क्या थे उस टाइम पे भाई, फूड ग्रेन्स थे, क्लोथ्स थे, kerosene etc. Basically available in the domestic market. Furthermore, this export surplus did not rest in any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set by the colonial government in Britain. Expenses and on war against fought by British government and the import of invisible items of all of which of the ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। सो क्या होता था, जो हमारे इनसे जो भी हमारा चीज़ पैसा वगैरह आता था डोमेस्टिक मार्केट में, वो सब हमारा आता तो था, लेकिन उससे हमारे गोल्ड और सिल्वर का कुछ भी फ्लो नहीं होता था, और हमारा जो भी ये पैसा वगैरह था वो हमारे जो एक्सपेंसेस थे, हमारे जो पेमेंट देते थे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन सारी चीज़ों के लिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, उसमें ही सब निकल जाता था। जो भी वॉर होते थे, ब्रिटेन जो भी वॉर लड़ती थी उसमें हमारे सारा पैसा जो है वो लग जाता था। इवन हमारे जो रेलवे वगैरह ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनते थे, जो ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा था कि हमारे फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना फ़ायदा देखा था, जिससे कि वो अपना ट्रेड जो है वो अच्छे से बिल्डअप कर पाए। तो उसमें भी हमारा जो पैसा था वो हमारे इंडिया से लिया गया था, वो यही सारा पेमेंट का पैसा था, जिसकी इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हमें एक्सप्लॉइट किया, और इस थ्योरी को हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसमें हमारी जो इंडिया की जो भी वेल्थ थी उसको उनने ड्रेन कर दिया। और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हमारी दादा भाई नौरोजी ने बताया था, ड्रेन ऑफ थ्योरी। ओके, सो ये था हमारा फॉरेन ट्रेड कैसे डिक्लाइन हुआ, मतलब पूरी हर एक तरफ से उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करके रख लिया था। एंड नाउ अब हमें हमारा है डेमोग्राफिक कंडीशन। अब हमारी जो इंडिया थी उसकी हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी? सो हमारा डेमोग्राफिक कंडीशंस थे जिसमें हम अपने पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं, जो हमारे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे थी। सो इसमें हमारी जो डिटेल थी पॉपुलेशन की ब्रिटिश इंडिया में, वो हमारी जो फर्स्ट कलेक्शन हुआ था हमारा सेंसस का 1881 में, तब हमें डिटेल्स मिली थी। Thought, suffering from certain limitation, it revealed the unevenness in India's population growth. So इसमें हमने जो भी हमारे सफरिंग्स की वजह से, हमारे जो सर्टेन लिमिटेशंस की वजह से हमारी जो अनइवन थी, उस अनइवननेस थी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ में, वो सब यहाँ पर रिवील हुई थी। Subsequently, every 10 years, such census operations were carried out. Before 1921, India was the first stage. What happened? एक second. India was the first stage of demographic transition. The second stage of transition began after 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage were very high. So हमारी जो सेंसस थे वो हमारे हर 10 ईयर पे होते थे, और जो हमारे बिफोर
1921 में हमारी जो फर्स्ट से हमारी जो इंडिया की जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुए बहुत ज़्यादा। और सेकेंड स्टेज जो थी हमारी जो कि हमारी 1921 के बाद में बिगिन हुई, उसमें हमारी जो पॉपुलेशन थी वो ना तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी और ना ही उसकी जो ग्रोथ था, पॉपुलेशन का रेट का जो ग्रोथ था वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। द वेरी सोशल डेवलपमेंट इंडिकेट वर ऑल्सो नॉट क्वाइट encouraging. The overall literacy level was less than 16%. Out of this, the female literacy level was at negligible low of about 7%. So हमारा जो overall जो हमारा ये सब इंडिकेशन जो ये थे कि जो हमारा लिटरेसी रेट था, कितने लोग पढ़े लिखे हैं हमारे, वो लेस देन थे 16% से पूरी इंडिया की पॉपुलेशन में। और जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो तो निग्लिजिबल था, एकदम ज़ीरो से भी मतलब बहुत ही कम था, जो भी अबाउट आउट ऑफ 7%, निग्लिजिबल था बिल्कुल ही। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक ऑफ population or when available were highly inadequate. Consequently, water and airborne diseases were rampant and take a huge toll on life. No wonder the overall mortality rate was very high, and in that particular the infant mortality rate was quite alarming, about 218% per thousand, in contrast to the present infant mortality rate of 28 per thousand. सो उस टाइम पे क्या था, बहुत ही ज़्यादा जो हमारी डिसीज़ थी हमारी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी, हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा बेकार था, और जो हमारी जो फैसिलिटीज़ थी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, वो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को अनअवेलेबल थी। लार्ज चंक ऑफ पीपल मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं अवेलेबल थी, और जो थी भी अवेलेबल वो ऐसी थी जो इनएडुकेट थी, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे या फिर कुछ और रीजंस की वजह से। और हमारा जो वाटर और एयरबोर्न डिसीजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में हमारी लाइफ को ले रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और हमारे मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, एक टाइप से अलार्मिंग सिचुएशंस थी उस टाइप पे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो वेरी लो थी, अराउंड 32 ईयर इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट 69 ईयर्स। तो हमारी जो उस टाइम पे कितने लोग जीते थे, सिर्फ और सिर्फ अगर वो 32 ईयर्स के हो गए हैं तो वो जीते थे, मतलब 32 ईयर पे ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जाती थी, जो कि अब कितने की होती है, अब होती है 69 ईयर पर। तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। इन द absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at the time, but there is no doubt that expensive poverty prevailing in India during the colonial period, which was contributed to the worsening profit of India's population of time. So इन सारी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम पॉवर्टी को अच्छे से नहीं देख पा रहे थे कि कितनी पॉवर्टी है कितनी नहीं। बट ये सब चीज़ों से ये ज़रूर पता चलता है कि जो पॉवर्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी, और इसमें कोई डाउट नहीं था कि जो पॉवर्टी थी वो पूरी इंडिया में प्रिवेल कर रही थी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर। और जिस वजह से हमारी जो प्रोफाइल थी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, एकदम वर्सिंग होती जा रही थी। सो ये था हमारा डेमोग्राफिक का। सब चीज़ देख ही रहे हैं हम, सब कुछ ख़राब है, सब कुछ बिल्कुल हर तरफ से एक्सप्लॉइट हो रहा है हम। अब है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या, जाहिर सी बात है ये भी खराब ही होगा, पूरी तरह से खराब करके रख दिया था। During the colonial period, the occupational structure of India, distribution of working persons across different industries and sectors shows little sign of change. So हमारा occupational स्टेटस था इंडिया का कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर, उसमें जो हमारे पर्सनस तो जो थे वो वर्क कर रहे थे, उनका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन था डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट सेक्टर्स में, उसको हम ऑक्यूपेशनल सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा था। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो अकाउंटेड फॉर द लार्ज शेक ऑफ वर्क फोर्स विच यूजली रिमेन्ड एट अ हाइट ऑफ 70 to 75%, while the manufacturing or service sectors counted for only 10 and 50-20% respectively. So हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में था उसमें हमारे अराउंड
70 to 75% लोग जो थे वो वर्क फोर्स में थे, मतलब उसमें एम्प्लॉयड थे, और जो हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर था उसमें अराउंड 10% और जो हमारा सर्विस सेक्टर था उसमें अराउंड हमारे 15 to 20% ये सारे थे। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट was द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन पार्ट्स ऑफ देन मद्रास प्रेसिडेंसी comprising एरिया ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, Bombay and Bengal witness a decline or dependence of workforce on agriculture sector while a commensurate increase in the manufacturing and service sector. So ये जो एरिया था आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, बंगाल, बॉम्बे का, यहाँ पे हमारा जो ये विटनेस कर रहे थे कि उनमें ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वो लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे हमारे इंडस्ट्रियल और हमारे सर्विस सेक्टर पे। However, there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in state, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ज़्यादा हमारा जो इंक्रीज़ हो रही थी वो ज़्यादातर ओडिशा में और हमारा राजस्थान और पंजाब साइड पे ज़्यादा लोग उस पर डिपेंडेंट थे। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल वाला। अब हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। So, under the colonial regime, basic infrastructure such as railway, ports, water transport, ports, and telegram did developed. However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to subserve various colonial interests. Road construction in India prior to advent of British rule were not fit for modern transport. So क्या था, जो ये सारी चीज़ें थी हमारे इंडिया में, टेलीग्राफ थे, हमारे रेलवेज थी, हमारी इनफैक्ट रोड वगैरह ये सब डेवलप हो रहे थे, बट ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया के लोगों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं थे, वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट की वजह से थे। क्योंकि जो रोड थे उस टाइम के, वो हमारे जो मॉडर्न जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनका जो मतलब ट्रांसपोर्ट उनको जैसा फिट करना था, मतलब जो उनके लिए यूज़फुल था वैसा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने रोड बनाए थे। रोड वर बुल्ड प्राइमरली सर्व्ड बाय द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियर रेलवे स्टेशन और पोर्ट टू सेंड दीज टू फॉर अवे इंग्लैंड और अदर लिक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन। सो इनका क्या यूज़ था, रोड का क्या था कि जिससे कि जो हमारी आर्मी है उससे वो लेके आ सके, और हमारा सेकंड रोड का ये काम था कि रोड से हमारे जो रॉ मटेरियल है वो हमारे जो अंदर की जो विलेजेस एरिया है, जो भी जहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहा है वो ला सकें, और वो लाने के बाद में उनको रेलवे स्टेशन तक ला सकें, और रेलवे स्टेशन इसलिए थे कि रेलवे स्टेशन से वो दूसरी जगह ले जा सके, और रेलवे मतलब ट्रेन से जाने के बाद में जो हमारे पोर्ट इसलिए थे कि जो रेलवे फिर वहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आके वो जो सामान है वो हमारा दूसरी कंट्री या फिर ब्रिटेन में पोर्ट के थ्रू जा सके। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छे से डेवलप कर रहे थे वो लोग मॉडर्न टेक्निक्स के साथ में। और हमारा देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूरेट शॉर्टेज ऑफ ऑल रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। So हमारा naturally therefore people almost living in these areas suffered grievously during natural calamities and famine। So हमारे इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो रेनी एरिया के टाइम पर हमारे ये जो लोग थे ज़्यादातर ऐसे एरिया पर रहते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में रहते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती थी, बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह आ जाती थी, जिससे की वजह से इन सब चीज़ों की वजह डिफॉरेस्टेशन होता था, रेलवे के लिए कितना ज़्यादा पेड़ कटे गए थे। तो उन सब की चीज़ की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही थी, जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1850। It is considered as one of their most important contributions. The railway affected the structure of Indian economy in two important ways. On the one hand, it enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affect the self-sufficiency of the village economy in India. जो हमारा
रेलवेज जो ब्रिटिशर्स ने करी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था, वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि एक हाथ पर तो क्या हो रहा था, जो हमारे लोग थे वो हमारे दूसरे जब ट्रैवल करते थे तो वो मतलब उनका जो कल्चर था वो मतलब दूसरी जगह फैल रहा था, उनके जो थॉट्स थे वो दूसरी जगह फैल रहे थे। हमारे नेशनलिज्म की भावना जो है वो, हमारे देश के प्रति प्रेम की भावना जो है बढ़ रही थी, लोगों को जानकारी हो रही थी कि ये हमें ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये भी हो रहा था। और दूसरी तरफ जो हमारे एग्रीकल्चर से जिससे हमारे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा था, उसमें भी फ़ायदा हो रहा था। The volume of India's export undoubtedly expanded, but its benefit rarely occurred to Indian people. The social benefits which the Indian people gained owing to the introduction of railway was thus outweighed by the country's huge economic loss. So हमारा जो इसकी वजह से एक्सपोर्ट जो था हमारा थोड़ा बड़ा था, बट उससे कुछ लोगों को ही फ़ायदा हो रहा था, ज़्यादातर जो लोग थे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो तो एक्सप्लॉइट ही हो रहे थे इस चीज़ की वजह से भी। Along with the development of roads and railway, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes. However, these measures were far from satisfactory. The inland waterways at times also provide uneconomical, as in the case of Coast Canal and Odisha Coast. Thought the canal was built at a huge cost of government expenditure, yet it failed to compete with the railway, which soon traversed the region running parallel to the canal and had to ultimately abandon. So और भी चीज़ें बन रही थी, पोर्ट वगैरह बन रहे थे उड़ीसा की साइड पे, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट था उस वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही थी उसमें, और वो पैसा कहाँ से आ रहा था, हमारे इंडियंस की इकोनॉमी से आ रहा था। इंडियन के जो प्रॉफिट थे, रेवेन्यू था, उससे आ रहा था, उससे इंडियंस को भी प्रॉब्लम हो रही थी। बट वो रेलवे के जितना रेलवे में फ़ायदा हुआ उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था उसमें। तो ये सारी चीज़ें थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक telegraph in India similarly served the purpose of maintaining law and order. The postal service, on the other hand, despite serving a useful public purpose, remained all through inadequate. So हमारी जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था वो इंडिया में आ गया था, और जिसकी वजह से वो उनकी जो पर्पस था, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का गवर्नमेंट का, वो पूरा फुलफिल कर रहा था, बट उसकी वजह से हमारे लोग को इतना फ़ायदा नहीं था। और जो पोस्टल सर्विस थी, जिससे हम दूसरे हाथ में अपनी पोस्टल सर्विस पहुंचाते थे, वो उसमें इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वो वैसी की वैसी थी, इनएडिक्वेट थी। तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन सब चीज़ों का कंक्लूजन क्या था? इन सब चीज़ों का कंक्लूजन ये था, व्हाई द टाइम इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, the impact of the 2 century long British colonial rule was already shown on all aspects of Indian economy. The agriculture sector was already settled and surplus labor and extremely low productivity. The industrial sector was crying for modernization, diversification, capacity building and increased public investment. So क्या था, जो इन सब का जो इम्पैक्ट था वो हमारे जो इंडिपेंडेंट हमने जो हो गए, हम पोस्ट इंडिपेंडेंट में बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ा। हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया अपने आप को बिल्ड करने में, क्योंकि हमारे ऊपर हमें एक्सप्लॉइट किया गया था। अराउंड 2 सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स ने हमें अच्छे से एक्सप्लॉइट किया था। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हमारा एकदम उसमें कोई भी बहुत ही ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी था, उसमें वो एकदम से ख़राब हो चुका था, उसमें कोई भी सरप्लस लेबर नहीं था। तो इन सब चीज़ों की वजह से, और हमारा इंडस्ट्री सेक्टर था वो रो रहा था, क्राइंग था, रो रहा था, क्योंकि उसे मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी, उसे डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत थी, उसे कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत थी। बट जो सारी चीज़ें थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जो वो वहाँ पे नहीं हो पा रही थी फुलफिल। और फॉरेन ट्रेड जो था ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, फॉरेन ट्रेड का काम सिर्फ इतना था कि वो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में हो रहा था उसको फीड कर रहा था, उनकी जो इंटरेस्ट था उसको फुलफिल कर रहा था। इंडिया में उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ थी वो हमारी रेलवे नेटवर्क, हमारी जो भी एक्सपेंशन जो भी कर रहे थे, पब्लिक ओरिएंटेशन, वो सब कुछ हमारा जो था वो हमारी पॉवर्टी कर रहा था। जैसे कि क्योंकि पैसा जो था हमारे इंडियंस का लगा रहे थे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हो रहा था, इंटरेस्ट हो रहा था किसको, ब्रिटिशर्स को, उनके होम कंट्री में वो चीज़ जा रही थी
ट्रेड उनका मजबूत हो रहा था, बट हमारे लोग को तो उसका नुकसान ही हो रहा था। हमारी यहाँ बाढ़ आ रही थी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, डिसीजेस फैल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेलवे बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पेड़ कटे थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिफॉरेस्टेशन हुआ था, तो पेड़ कटे थे, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंडियंस को फेस करनी पड़ रही थी। तो ये सारे and unemployment required welfare orientation of public economic policy. In a nutshell, the social and economic challenges before the country were enormous. So इन सब चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा फैल रहा था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, पब्लिक की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से जो हमारे जब हमें आज़ादी मिल भी गई थी उसके बाद हमें सेटल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल था हम लोगों के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, जिन्होंने आज़ादी मिलने के बाद में हमें हमारी कंट्री को अच्छे से बिल्ड किया, उसके उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेबल था हमारी इंडिया को एक आज जैसी हो रही है वैसा बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। सो ये था हमारा इसका चैप्टर एंड दिस इज़ रीकैप। इसमें हमने सेम जो कुछ पढ़ा है वही सब इसमें दिया है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जब भी क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन हो जाए और आपको वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखते हैं हम कौन सा लेकर आते हैं चैप्टर, और क्या इसका लेके आते हैं या फिर और किसी उसका। तो हमारी जो ज्योग्राफी की जो NCERT है क्लास 12th की, नहीं क्लास 11th की, और वो भी हमारी चल रही है, सीरीज़ चल रही है। जो हमारा पार्ट 2 वाला है, जो हमारा इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है, वो कंप्लीट हो गया है। उसका सीरीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाके सारे चैप्टर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको मैप के थ्रू और अपना अच्छे से आपको एकदम एक्सप्लेन किया है, लाइन बाई लाइन एकदम, और जो भी नीडेड था वैसे। और पॉलिटी की अपनी NCERT चल रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसमें हमारे 6 to 7 चैप्टर्स हो गए हैं। अब बस 3 चैप्टर बचे हैं शायद, वो भी हो जाएंगे। तो आप वो तब तक वो चैप्टर देखिए, और इन वीडियोस को एक बार देखने के बाद में खुद से NCERT पढ़िए, और अगर तब भी कुछ ना समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करके ये वीडियो देखिए, वो जगह पर जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी जाके आपके दिमाग में घुसेगी बात। एकदम से एक ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार वीडियो पढ़ ली और बस आपके दिमाग में आ गई, ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, तो अच्छे से करिए और अच्छे से अपना हार्ड वर्क करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।